नमस्कार बच्चों, जय हिंद, जय भारत। मैं संजय चौहान आपके साथ एक बार फिर हिंदी की वीडियो के साथ, ठीक ना। ये जो हिंदी की जो सीरीज चल रही है, ये सीरीज पूरी कंप्लीट हो गई मानेगी, उससे पहले हम नहीं हटेंगे, ठीक है। समास की सेकंड क्लास है आज। कल हमारा समास तत्पुरुष समास में अधिकरण तक हो गया था। कहाँ तक बच्चों? अधिकरण तत्पुरुष तक हो गया था। आज हम पढ़ेंगे कर्मधारय समास, उसके बाद कर्मधारय के बाद द्विगु समास, द्वंद्व समास और बच्चों बहु विरही समास। ये चारों समास पढ़ेंगे आज। चारों समास, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व और बहुविरही समास। जो अलग समास है, अलग तत्पुरुष समास, नव्य समास और लुप्त पद समास, ये कल की एक छोटी सी 10 मिनट की वीडियो होगी, ये उसमें हो जाएगा। फिर कल से हम संधि स्टार्ट कर देंगे, संधि पढ़ेंगे कल को। कल की जो हमारी क्लास होगी वो संधि की क्लास होगी। ये खत्म करके 10 मिनट की वीडियो में, उसके बाद आपको अगली क्लास चलेगी संधि की। संधि में भी 3-4 क्लास लग जाएंगी, क्योंकि संधि एक बार कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं चाहिए, कैसा क्वेश्चन आ जाए। तो बच्चों, जो तुरंत लाभ चाहता है एकदम से सब कुछ हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। जो चीजें धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं वही हमारे दिमाग में स्थायित्व प्राप्त करती हैं। एकदम से चीजों को प्राप्त करना, एकदम से सब कुछ खा लेना, भर लेना पेट, तो पेट तो खराब होगा ही होगा। तो धीरे धीरे चीजों को आगे लेके चलना है। 19 जून तक लेखपाल है, 19 जून को लेखपाल है। मैं प्रयास करूंगा उससे पहले ही आपको लगातार हिंदी की, इस संडे में जो हिंदी की होगी, वो जो हम लोग पढ़ेंगे संडे तक, वो पूरा मैं एक साथ आपको रिवाइज करवा दूंगा। प्लस 1-2 नई क्लास में हमारी हिंदी की हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक में हमारी हिंदी का लगभग जो सिलेबस हमारा है वो पूर्ण हो जाएगा। ठीक, तो ये समास हमको पढ़ने हैं आज, चारों समास। ठीक बच्चों, चलिए ये समास पढ़ें। स्टार्ट करते हैं कर्मधारय समास से। कर्मधारय समास क्या होता है बच्चों? किसे बोलते हैं कर्मधारय समास? कर्मधारय समास बहुत आता है पेपर में। ठीक, ये तत्पुरुष का एक भाग है। किसका? तत्पुरुष का। मैंने आपको कल बताया था, कई ऐसे शब्द होते हैं जिनमें एक से अधिक समास हो सकता है, या होता है, हो सकता है, क्या होता है। जैसे नीलकंठ है, तो नीलकंठ में बहुविरही समास भी है बच्चों, और तत्पुरुष समास भी है बच्चों। बहुविरही भी है और तत्पुरुष भी है। बहुविरही और तत्पुरुष दोनों समास है। अगर दोनों ऑप्शन में हो तो आपको बहुविरही लगाना होता है, कि बहुविरही बड़ा समास है और ये क्या है, ये तत्पुरुष का एक भाग है, छोटा है। दूसरी बात, अगर उसका विग्रह दे रखा हो, किसी समास का विस्तारित रूप दे रखा हो, विग्रह अब हम पढ़ेंगे। अब तक हमने विग्रह नहीं पढ़े, अब हम हर समास का विग्रह पढ़ेंगे बच्चों। हर समास का विग्रह पता होना चाहिए। अगर वो ये पूछता है, पहले देखो, पहले आपको इसकी परिभाषा बताऊं कर्मधारय की। कर्मधारय समास उस समास को कहते हैं जिसमें पहला पद बच्चों, पहला पद विशेषण हो। क्या हो? विशेषण हो। पहला पद विशेषण हो, और जो उत्तर पद है आपका, जो दूसरा पद है, जो उत्तर पद है, वो बच्चों विशेष्य हो। क्या हो? विशेष्य हो। या फिर संज्ञा हो, मतलब संज्ञा ही विशेष्य होती है, संज्ञा हो या फिर सर्वनाम हो, ये है। या फिर पहला पद उपमान हो, या फिर दूसरा पद क्या हो? उपमेय हो। क्या हो बच्चों? उपमेय हो। ठीक है, इस तरह का। या तो पहला पद क्या हो? विशेषण हो, दूसरा क्या हो, मतलब पहला पद विशेषण, दूसरा क्या हो? विशेष्य। यानी किसी पहला पद विशेषता बताता हो, किसकी? दूसरे पद की। यानी पहला पद दूसरे पद की विशेषता बता रहा हो, तो पहला पद क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है, विशेषण, एडजेक्टिव। और ये संज्ञा होती है, नाउन होता है, इसे विशेष्य कहते हैं। जैसे अगर मैं कहूं आपको नीलकंठ, तो कंठ मतलब क्या? गला। नील मतलब क्या? उदाहरण। तो कंठ कैसा, मतलब मिश्रण, कंठ कैसा? नीला। नील गाय, गाय कैसी? नीली। तो नीली क्या हुई? इसकी विशेषता। और गाय क्या हुई? विशेष्य। विशेषण, विशेष्य, ये होती पहली शर्त। दूसरा क्या? उपमान, उपमेय। यानी दो पदों के बीच तुलना हुई हो बच्चों। चरण कमल, देह लता,
मृग नयनी, तो तुलना हो रही है यहाँ पर, यहाँ विशेषता बताई जा रही, तुलना हो रही, विशेषता तो बताई जा रही है लेकिन क्या हो रही हो, तुलना हो रही है। लोहो पुरुष, लोहो पुरुष, तो पुरुष की तुलना किस हो रही है, लोहो से हो रही है। चरण कमल, कमल की तुलना, चरण की तुलना किस हो रही है, कमल से हो रही है। तो उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है। मुख के समान चंद्रमा, मुख चंद्रमा के समान मुख, तो चंद्रमा के समान मुख, तो तुलना किससे बच्चों, चंद्रमा से। चंद्रमा क्या है, उपमान, मुख उपमेय है ना। चंद्रमा के समान मुख, मैं कहूं मोटा लड़का, मोटा लड़का, तो ये उपमान में आएगा विशेषण में आएगा, मोटा, मोटा आएगा विशेषण में, तुलना नहीं हो रही है, उस लड़के की विशेषता बताई जा रही है। बुद्धिमान लड़का विशेषण में आएगा। तुलना, तुलना कब हुई तब इसमें आएगा कि तुलना का विग्रह अलग होता है और इसका विग्रह अलग होता है। देखो जब हम इसका विग्रह करते हैं, विग्रह मतलब क्या, जब हम शब्द को खोलते हैं, उसको विस्तारित रूप से करते हैं, जैसे नीलकंठ, या कह लो एक होता है पीत सागर, वो पीतांबर, पीतांबर, इसका विग्रह करना है, क्या होगा, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर, है जो नीलकंठ, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, ये विशेषण विशेष्य हमारी है। नीला है जो कंठ, पुरुषोत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषों में है जो उत्तम, पुरुषोत्तम। पीत सागर, पीला है जो सागर, है और जो, यानी इसका जो होता है जानना, जो इसका विग्रह होता है बच्चों, वो विग्रह जो होगा वो ध्यान रखेगा, वो हमेशा है जो में होता है और जो में। उपमान का जो विग्रह होगा वो होगा बच्चों के समान, के समान, या के सदृश्य, के सदृश, के सदृश, या फिर के रूप में, के रूप, के रूप। कभी भी है जो में नहीं होने का, है जो में किसमें होगा बच्चों, समझना, है जो होगा आपका विग्रह वो विशेषण विशेष्य वाले में होगा, और समानता वाले में क्या होगा, जो हम तुलना कर रहे हैं उसमें के समान। चरण कमल, कमल के समान चरण, मृग नयनी, मृग के समान नयन, मृग है जो नयन नहीं आने का, या नयन है जो मृग, मृग के समान नयन, क्योंकि हिरण की आंखें सबसे बड़ी होती हैं, हिरण की आंखें उसके शरीर की तुलना में बड़ी होती हैं, हालांकि हाथी की आंखें बड़ी होती हैं पर हाथी की आंखें उसके शरीर की तुलना में छोटी होती हैं, और मृग की आंखें बड़ी होती हैं, तो मृग नयनी, मृग नयनी, तो मृग के समान आंखों, तो मृग के समान, मृग के सदृश आंखें, इस तरह का होता है। देह लता, लता के समान देहे, होता ना लता, ऐसे होती लता, तो लता के समान देहे, तुलना हो रही है, क्यों रही है, तुलना। और मैं कहूं जैसे मैंने कहा पीला, पीला पीतांबर नीलकंठ, तो पीला है जो अंबर, नीला है जो कंठ, नीला है जो कंठ, तो है और जो के रूप में बच्चों ये होने हैं, देखिए आप, है और जो, ये देखिए आप, इस पर ध्यान दीजिएगा। और अगर मैं इसका विग्रह दूसरे तरीके से करता हूं, कैसे, देखो बताता हूं अभी। इन दोनों का विग्रह मैंने ऐसा कर दिया, पीले हैं जिसके अंबर, पीले हैं जिसके अंबर, या पीले हैं अंबर जिसके, पीले हैं जिसके अंबर, या अंबर है, या पीले हैं, पीले हैं अंबर जिसके, पीले हैं अंबर जिसके, या पीले हैं अंबर जिसके, या पीले हैं जिसके अंबर, ये होता है, ये सही होते हैं बच्चों वाक्य के हिसाब से। पीले हैं अंबर जिसके, कृष्ण जी, तब बहुब्रीहि बन जाएगा,
नीला है कंठ जिसका, शिव। नीला है कंठ जिसका, कौन बन जाएगा, शिव। ना बस समझे नहीं। देखो पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके, अगर विग्रह इस तरीके से आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक लाइन बना देगा, पीले हैं अंबर जिसके, बताइए समास कौन सा है, पीले हैं अंबर जिसके, इसमें बहुविरही होगा। और अगर ये है पीला है अंबर जो, ये क्रमधारी होगा, इसमें बहुविरही नहीं होगा, चाहे ऑप्शन में बहुविरही भी हो। अगर पीले हैं अंबर जो, पीले हैं जो अंबर है ना, भी विभाजन, पीले हैं जो अंबर, पीले हैं जो अंबर, अगर इसमें है ये पूछा तो इसमें क्रमधारी होगा, इसमें बहुविरह नहीं होगा, चाहे ऑप्शन में भले ही बहुविरही भी क्यों ना हो, क्योंकि उसका विग्रह उस रूप में होगा। या फिर ऐसा आ जाए, पीतांबर सूख रहे हैं, पीतांबर सूख रहे हैं, तो क्रमधारी ही होगा, बहुविरही नहीं होगा। और अगर ये आ जाए कि वह पीतांबर की पूजा करता है, और पीतांबर करते रेखांकित, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, तो बच्चों इसमें आएगा बहुविरही समास, क्योंकि इसमें पीतांबर की पूजा का मतलब है वो पीले वस्त्र की पूजा नहीं कर रहा, वो कृष्ण जी की पूजा कर रहा है। नीला है कंठ जिसका, वो ये है, और नीला है कंठ जो, ये क्रमधार्य है, और नीला है कंठ जिसका, वो शिव है, यानी वो बहुविरह समास है। तो ध्यान रखिएगा बच्चों, क्रमधार्य समास कई बार विग्रह पर निर्भर करता है कि विग्रह कौन सा हुआ है। दोनों बातें मैंने आपको बता दी, एक बार समझ में ना आई हो आप वीडियो की, यही तो बात है ऑनलाइन टीचिंग की। मुझे सबसे अच्छी चीज ऑनलाइन टीचिंग में सिर्फ यही लगती है कि एक चीज को अगर आप समझ में नहीं आती है, दोबारा से उसको आप बार बार देख सकते हो, रीटेक का मौका है आपके पास, रीटेक करने का मौका, बार बार देखो, देखो क्या चीज समझ में नहीं आई, कमेंट्स करो जो समझ में नहीं आई हो, फिर दोबारा बताऊंगा आपको। पर आप कमेंट्स नहीं कर रहे हो बच्चों इस तरह का कि सर ये समझ में नहीं आया, क्या सब समझ में आ रहा है, इसका मतलब यहाँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। दो ही बातें हैं, ये तो सब समझ में आ रहा या कुछ समझ में नहीं आ रहा। अगर सब समझ में आ रहा तो इसका मतलब वाह वाह हमारी है, आपकी भी वाह वाह है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो इसका मतलब हम खाली ऐसे बोल रहे हैं बस, आपको कुछ इसका मतलब कुछ इधर से कुछ जा नहीं रहा है। तो कुछ ऐसे कमेंट जरूर करिए जो मुझे पता चले कि आप एक्टिव रहते हैं और आपके समझ में चीजें आती हैं या नहीं आती हैं, ये बताइएगा आप। तो ये मैंने विग्रह करके बताया आपको, ये कैसे होगा, क्रमधार्य कहाँ होगा, और अगर के समान आता है तो वहां भी आपका क्रमधार्य समास होगा। देह लता, देह लता, तो लता के समान देह, लोह पुरुष, लोहे के समान पुरुष, लोहे के समान पुरुष, तो क्रमधार्य समास बच्चों। कौन समास, क्रमधार्य, ठीक है ना। ये सदृश भी ऐसी आता है, चरण कमल, कमल नयन, कमल नयन, कमल के समान नयन, कमल के समान नयन, कौन सा होगा बच्चों बताइएगा, कमल के समान नयन, कौन सा समास होना चाहिए कमल के समान नयन में बच्चों, बताइए, कमल के समान नयन, ठीक। अच्छा इसमें बताइए, चलिए ये तो हो गया कमल के, जैसे ये बता आपको, महाकवि, महाकवि क्या विग्रह होगा, महान है जो कवि, महान है जो कवि, क्या विग्रह होगा बच्चों, महान है जो कवि, ठीक है। अच्छा अब बताइए, महादेव, महादेव, महान है जो देव, महान है जो देव, महादेव, महान है जो देव, देखिए महान है जो देव, इसमें समास कौन सा है बच्चों, इसमें क्रमधार्य समास होगा, क्या होगा, क्रमधार्य। पर महादेव किसको बोलते हैं, यानी महादेव किसे बोलते हैं, महादेव शिव को भी बोलते हैं, तो समास कौन सा होगा, इसमें समास होगा फिर आपका बहुविरेही, बहुविरेही, क्योंकि देखो महान है जो देव, महान है जो देव, कौन महान है, देव, शिव है, तो शिव के लिए क्या आएगा, बहुविरही आएगा। बहुविरही का होता है बताऊंगा आपको, इसका विग्रह करो आप, किसमें, बहुविरही समास में, कैसे, जैसे हमने कहा था नीलकंठ का, नीला है कंठ जिसका, तो महान है जो देवता, बहुविरही आएगा, इसका विग्रह उस तरीके से होने का ही नहीं, इस शब्द का, जब इसका विग्रह नहीं होगा बच्चों तो इसमें समास कौन सा मान जाएगा, बहुविरही। अगर ऑप्शन में दोनों है तो आपको क्या लगाना है, बहुविरही लगाना है, विग्रह होगा उसी तरीके से, उसका विग्रह उस तरीके से नहीं होने का, ठीक है बच्चों। तो महादेव हो गया, महादेव में समास कौन सा होगा आपका बच्चों, ठीक है ना,
जैसे मैं कहूं आपको सद्भावना, सद्भावना, ये क्वेश्चन आ चुके भी पुलिस में। सद्भावना, सत्य है जो भावना, कैसी बच्चों? सत्य है, सही है जो भावना, सही है जो भावना, क्या बन जाएगा? कर्मधारय समाज। सज्जन, सत है जो जन बच्चों, कैसा? सत है जो जन, सत है जो जन, सज्जन, सत है जो जन। ठीक है बच्चों, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सद्भावना पहले आ चुका है। सद्भावना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सद्भावना जरूर आया है कई बार, ठीक है। अच्छा, इसका बताइए। चलिए खैर, सच बताइए, सत है जो जन। चलिए इतने हो गया, बहुत सारे हो गए, क्योंकि आगे भी बढ़ना है आपका जो है बहुत सारा, क्योंकि टाइम कम है, वो काम ज्यादा है। चलिए, कर्मधारय भी होगा, इसे बता दीजिए। अब हम पढ़ते हैं कौन सा? कर्मधारय के बाद, कर्मधारय के बाद आता है आपको बच्चों समास, द्विगु समास, सबसे आसान समास द्विगु। द्विगु को ऐसे भी लिखते हैं, दि व अर्को, द्विगु, द्विगु ऐसे लिखते हैं। तो द्विगु समास में कौन सा है बच्चों? द्विगु समास, ना द्विगु समास, द्विगु समास में जो पहला पद होगा बच्चों, सब जानते हैं, ज्यादा टाइम नहीं देंगे इसमें, संख्यात्मक होता है। कैसा होता है? संख्यात्मक होता है। और दूसरा पद यानी उत्तर पद क्या होता है बच्चों? उत्तर पद जो होगा, जो दूसरा पद होगा, वो क्या होगी? संज्ञा होगी, या फिर कोई सर्वनाम होगा, या फिर कोई विशेष्य होगा। उससे तो वही लगा दीजिए। ठीक ना, विशेषण संज्ञा ही हो जाएगी, विशेषण क्या हो जाएगा? संज्ञा हो जाएगी, विशेषण उसे छोड़ दीजिए। संज्ञा क्या होगा? फिर वो सर्वनाम होगा। पहला पद क्या होगा? संख्यात्मक होगा पहला पद। जैसे त्रिभुवन, तीन भवन, त्रिवेणी, तीन है जो वेणी, त्रिवेणी, ठीक ना। द्विगु समास, ध्यान बच्चों, द्विगु में पहला पद क्या होगा? संख्यात्मक होगा। तीन रंग, तिरंगा बोलते ना, तिरंगा, तीन रंगों का समाहार है, तीन रंगों का समाहार, द्विगु समास इसमें होता है तिरंगे में। लेकिन तिरंगे में बहुविरेह समास भी माना जाता है। बहुविरही क्यों माना जाएगा? कि तिरंगे हमारे झंडे को भी बोलते हैं। तो ऑप्शन में अगर दोनों तो बहुविरही लगाइएगा, अन्य तो क्या लगाओगे? तिरंगे में आप द्विगु लगाओगे। त्रिवेणी में, त्रिवेणी में द्विगु समास है, ध्यान रखना। कुछ लोग क्या कहते हैं, त्रिवेणी हम बोलते हैं इलाहाबाद को। त्रिवेणी का मतलब होता है तीन नदियों का समाहार, तीन नदियों का समूह। लेकिन ये पिछले वाले लेखपाल में क्वेश्चन आया था, त्रिवेणी ना, लेखपाल में या अमीन के पेपर में क्वेश्चन आया था शायद ये। तो उसमें जो आंसर आया था कमीशन से, उस जो संस्था एग्जाम ले रही थी उससे, तो उसमें जो था, उसमें बच्चों द्विगु समास ही माना गया था त्रिवेणी में। तो त्रिवेणी समास कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। पहला पद कैसा होता है? संख्यात्मक, जैसे नवरोज, नवग्रह, ठीक ना, पंचवटी, दोपहर, अठन्नी, चौवन्नी। पता ना अठन्नी बच्चों, अठन्नी किससे बोलते थे? अठन्नी बोलते थे 50 पैसे को। किसको? 50 पैसे को बच्चों अठन्नी बोलते थे। अठन्नी क्यों? क्योंकि 16 अन्य, 16 अन्ना होता था। अन्ना नामक सिक्का जो चलाया था वो शाहजहां ने चलाया था। किसने बच्चों? शाहजहां ने, जानते हो आप। और पैसा शेरशाह सूरी, और रुपया शेरशाह सूरी। अन्ना सिक्का शाहजहां ने चलाया था। शाहजहां ने 16 अन्ने के बराबर 1 रुपया होता था, 1 रुपीज होता था। किसके बराबर? 16 अन्ने के बराबर। तो 8 अन्ने 50% हो गए ना, 50 पैसे, आधा हो गया। तो अठन्नी बोलते थे 50 पैसे को, चौवन्नी बोलते थे 25 पैसे को, ठीक ना। अठन्नी से अब नहीं होता, पहले होता था अठन्नी। तो ये तो खैर ही हो गया। तो हम अठन्नी कहें, चौवन्नी कहें, पंचवटी कहे, त्रिवेणी कहे, ठीक ना, दशानन कहें, दशानन, चतुरानन, ठीक ना, पंचानन, पंचानन। दशानन कौन? रावण। चतुरानन कौन? ब्रह्मा जी, 4 आनन है जिसके। पंचानन कौन? हनुमान जी। तो ध्यान रखना, दशानन में रावण है, इसे समास कौन सा है इसका? बहुविरही समास है। 10 सिरों वाला, 4 सिरों वाला, 5 सिरों वाले, ठीक ना। तो ये समास जो है ना, इसमें बहुविरही समास, क्योंकि इसमें द्विगु भी है। अगर ऑप्शन में बहुविरही तो क्या लगाओगे? द्विगु लगाओगे। तो इसमें द्विगु समास है। जो पहला पद संख्यात्मक है, ये क्वेश्चन आएगा भी नहीं, बहुत कम आते हैं। आते हैं तो आपको इसको गलत नहीं करना है,
पहला पद हमेशा कैसा होगा? संख्यात्मक होगा, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आते हैं किसमें? द्वंद्व समास। ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व का मतलब होता है प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे के विरोधी होना। द्वंद्व समास प्रतिस्पर्धा, एक दूसरे के विरोधी होना। बच्चों मैंने बताया था पहले, इस समास में दोनों पद प्रधान हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। किसी भी पद को आप गौण नहीं मान सकते। दोनों पद क्या होते हैं बच्चों? दोनों पद प्रधान। ये लगाते मैंने त्रुटि चिन्ह, है बच्चों, इसे त्रुटि चिन्ह बोलते हैं। इसे हंस पद भी कहते हैं, त्रुटि चिन्ह को हंस पद। अगर जैसे ना बीच में छूट जाए, जैसे छोड़ दिया मैंने बीच में पद, तो दोनों पद प्रधान, दोनों प्रधान लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं, छूट गया बीच में तो वहां क्या लगाते हैं? ये त्रुटि चिन्ह आता है ना, जैसे मैंने बताया ना आपको 20 विराम चिन्ह होते हैं हिंदी में, 20 विराम चिन्ह होते हैं, तो वो हंस पद बोलते हैं इसको, क्योंकि इसका ना आकृति हंस के पैर जैसी है। तो हंस पद त्रुटि चिन्ह को बोलते हैं, जो दो पदों के बीच में अगर कहीं कुछ छूट जाता है तो उसके बीच में इसको लगाते हैं बच्चों, हंस पद बोलते हैं, ठीक ना। तो ये दोनों पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास हमेशा वहां होगा जहां दोनों पद प्रधान होंगे और बीच में हाइफन लगा होगा। क्या लगा? बीच में हाइफन लगा होगा। लेकिन हर एक पद में हाइफन नहीं होता है, ध्यान रखो बच्चों, हर पद में हाइफन नहीं होता है, समाहार होता है। अब इतरेतर भी है, कई इसके प्रयोग होते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूं द्वंद्व समास के जो है आपके कितने भेद हैं। द्वंद्व समास जो है आपके, इसके 3 भेद हैं। एक इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व, और तीसरा वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व, ध्यान रखना बच्चों, दो पदों के बीच में दो पदों के बीच में जब और छुपा होता है, और या एवं, ये दोनों योजक चिन्ह होते हैं। दोनों क्या है? ये योजक शब्द होते हैं, योजक चिन्ह होते हैं इनको। अगर दोनों के बीच में इसकी संभावना हो बच्चों, किसकी? इनकी, और की और योजक की। से राम और श्याम, राम या सामने होने का, राम अथवा श्याम भी नहीं, राम और श्याम। समाहार में बच्चों, समाहार में जो होता है, इस समाहार में या अथवा नहीं, समाहार होता है आपका द्वंद्व, वो क्या नाम, ग्रुप वाला, समूह वाला। इसमें और भी आता है, इसमें भी और आता है, पर यह हमें समाहार किसी समूह की बात बताएगा। जैसे रोटी कपड़ा, ठीक ना, रोटी कपड़ा, या दाल रोटी, तो भोजन के बारे में बता रहा, रुपया पैसा धन के बारे में बता रहा, और तो है बीच में चिन्ह तो यही है, पर कैसा बता रहा? समाहार। लेकिन लव कुश, माता पिता, ये समाहार नहीं है, ये दोनों अलग अलग अस्तित्व रखते हैं। जब दो चीज अलग अलग अस्तित्व रखे, उसका अस्तित्व अलग, इसका अस्तित्व अलग, और बीच में और हो, तो इतरेतर, कि इसका अर्थ ही होता है इतर प्लस इतर, इतर प्लस इतर, यानी दोनों का अस्तित्व कैसा हो? बराबर। माता पिता में कोई भी कम नहीं है, दोनों बराबर है, दोनों की वैल्यू क्या है? बराबर है, तो इतरेतर। लेकिन रुपया पैसा धन की बात बता रहा, कि बता रहा धन की बात, दाल रोटी भोजन की बात बता रहा, ठीक ना। तो कौन सा आएगा? वो समाहार में आ जाएगा। सब उदाहरण दूंगा अभी आपको। वैकल्पिक द्वंद्व, जहां पर या अथवा योजक चिन्ह हो, यानी विकल्प हो दोनों में, पाप या पुण्य, दोनों में विरोध है ना, यही है वैकल्पिक। दोनों में अंतर, दोनों एक दूसरे के विलोम होने चाहिए, एक प्रकार से दो दूसरे क्या होंगे? विलोम होंगे, पाप या पुण्य, लाभ या हानि, ठीक ना, ऊंचा या नीचा। या तो ऊंचा या क्या होगा? नीचा। या तो लाभ होगा या क्या होगी? हानि। या पाप होगा या क्या होगा? पुण्य। तो दोनों में क्या है? विकल्प है। तो जहां विकल्प हो, दोनों का एक दूसरे के विरोधी हो, तो वैकल्पिक द्वंद्व। तो बता ना, शीतोष्ण, शीतोष्ण, इसका बच्चों बनता है शीत प्लस उष्ण, शीत प्लस उष्ण। तो शीत मतलब ठंडा, उष्ण मतलब गर्म, तो कौन सा है? वैकल्पिक द्वंद्व है। देवासुर, क्या था बच्चों? देवासुर, देवासुर, तो क्या बनेगा? देव प्लस असुर, ये देवता ये राक्षस, विरोधी है कि नहीं है? तो वैकल्पिक द्वंद्व। कौन द्वंद्व? वैकल्पिक द्वंद्व। अगर बच्चों कई बार वो ऐसे ही पूछ लेता है देवासुर, इसलिए पूछ लेगा बच्चों कहीं, वो याद रहेगी बात आपको,
कई बार वो ऐसी पूछ लेगा देवस, उसमें हाइफन भी नहीं होगा बीच में, तो क्या होगा बच्चों, फिर वो यही समास होगा। और पूछता है द्वंद, तो द्वंद होता है इसमें, क्या होता है, द्वंद होता है, याद रखिए बात। अथवा विकल्प की बात है, धर्माधर्म, धर्म प्लस अधर्म, धर्म और अधर्म, अधर्म, धर्म और अधर्म दोनों विरोध में, तो कौन सा, वैकल्पिक द्वंद, ठीक ना। इस तरह का ध्यान रखना बच्चों। तो इसमें समास कौन सा होगा, वैकल्पिक द्वंद होगा, ठीक। अब जैसे हमने अपना रोटी कपड़ा ये सब, इसमें कौन सा समास होगा, समाहार होगा। और जहां दोनों पद जैसे भाई बहन लव कुश माता पिता, सब समास कौन से इसमें, इसमें ये समास होगा बच्चों, इतरेत्तर द्वंद, ठीक ना। ये तीन तरह के होते हैं। तो द्वंद की परिभाषा बच्चों ये होगी कि ध्यान रखना, द्वंद की परिभाषा बच्चों क्या होगी, द्वंद की परिभाषा ये होगी कि जिस समास में, अगर आपने नहीं लिखे तो लिख दो बच्चों आप, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, जिस समास में दोनों पद प्रधान हो, उसे द्वंद समास कहते हैं, उसे द्वंद समास कहते हैं। क्या कहते हैं, द्वंद समास कहते हैं, दोनों पद प्रधान हो। और यह समास तीन प्रकार का होता है, इतरेत्तर द्वंद, समाहार द्वंद और वैकल्पिक द्वंद। अब इतरेत्तर द्वंद देख लीजिए आप, इतरेत्तर द्वंद, इसे तुमने कि बीच में और छुपा होगा, क्या छुपा होगा, और, या फिर एवं छुपा होगा, तथा छुपा होगा। तो इतरेत्तर में दोनों पद प्रधान होने चाहिए, माता और पिता, भाई बहन, लव कुश, ठीक है बच्चों, लव कुश, सब कौन सा होगा, राधा कृष्ण, ठीक है बच्चों, राधा कृष्ण, कौन सा होगा ये बच्चों इतरेत्तर द्वंद होगा। कौन सा होगा, इतरेत्तर द्वंद। दोनों का अलग अलग अस्तित्व होता है। अब कुछ संख्यात्मक शब्द हैं, तो आपके पास बुक होगी, उससे आप जरूर पढ़ेगा। देखो बच्चों, ऑनलाइन आधे पौन घंटे क्लास में सारे उदाहरण बता देना बहुत मुश्किल होगा, ठीक ना। तो ये होता है। दूसरी बात क्या होती है, किताब आपके पास, मैंने आपको शुरू में बताई थी, किताब से आप जरूर पढ़िएगा। जैसे मैंने कहा ना 25, 68, ठीक ना, 25, 68, 65, ठीक, 25, 68, 35, अगर ये देता है वो, तो समास कौन सा होगा, द्वंद समास होगा संख्यात्मक में। 25 यानी 25, 5 और 20, 5 और 20, रहेगी बात याद। 68, 8 और 60, 60, सेट नहीं, सेट बोलते हैं, सेट, सेट नहीं होता, 60 होता है, 60, 65, 5 और बच्चों क्या, सेट, सेट नहीं, 60, 5 और 60, 55 हो, 50, 5 और 50, 45, 5 और 40, 32, 32, 2 और 30, लेकिन ध्यान ना 32 में नहीं होने का, ठीक ना, 69 में नहीं होने का, 69 वो एक, इसमें इतरेत्तर द्वंद है, 69, 9 और 70, पर ये एक ग्रुप का तो नहीं हुआ ना, ये तो 70 में चला गया, 69 तो 59, 60 से कम, 60 से एक कम, वो बताऊंगा दोबारा से ये कौन सा होगा। पहले देखिए आप, 25, 5 और 20, 68, 8 और 60, 65, 5 और 60, इतरेत्तर द्वंद, कौन सा, इतरेत्तर द्वंद। चलिए आगे बढ़िए, समाहार द्वंद, समाहार द्वंद, इसकी परिभाषा बच्चों, परिभाषा जरूर याद रखेगा, ऐसा समास जिसमें दोनों पद मिलकर, जिसमें दोनों पद मिलकर किसी समूह, ग्रुप के बारे में बताते हो, किसी समूह या ग्रुप के बारे में बताते हो, तो उसे बोलते हैं बच्चों समास कौन सा, समाहार द्वंद। से रुपया पैसा, रुपया पैसा, रुपया और पैसा, दाल
रोटी। गाय गाय भैंस, ठीक ना बच्चों। रुपया पैसा किसकी बात कर रहा? रुपया पैसा बात कर रहा है किसकी? धन की। दाल रोटी किसकी बात करी? भोजन की, ठीक ना। चाय वाइनी, चाय पानी, ठीक ना। कपड़ा लत्ता, कपड़ा लत्ता। रुपया पैसा, दाल रोटी, गाय भैंस, चाय पानी, कपड़ा लत्ता, ये समाहार द्वंद्व है। ये एक समूह की बात बता रहा है, ये ग्रुप की बात बता रहा है। किसकी? समूह की और ग्रुप की बात बता रहा है। तो कौन सा समास बच्चों? समाहार द्वंद्व समास होता है। कौन सा होगा बच्चों? समाहार द्वंद्व समास होगा। जैसे मैं कह लूं हुक्का पानी, हुक्का पानी, हुक्का पानी मतलब हुक्का पानी गेट दो, हुक्का पानी, ये एक प्रकार से किसी बात बता रहा? सत्कार की बात बता रहा। पेड़ पौधे, जंगल की बात बता रहा। तो किसके बारे में बता रहा? समाहार द्वंद्व, जहां दोनों का अस्तित्व नहीं। पेड़ और पौधे दोनों एक जैसी तो हैं और जंगल में पाए जाते हैं। माता पिता, ये इतरेत्तर द्वंद्व होगा। लव कुश, इतरेत्तर द्वंद्व होगा। चलिए, कौन सा? वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व। वैकल्पिक द्वंद्व में समास कौन सा होगा बच्चों? वो क्या नाम? वैकल्पिक द्वंद्व में क्या समझ है? योजक चिन्ह अथवा या, ये था ना, अथवा या, अथवा या, ये होना चाहिए विकल्प में। जैसे मैंने कहा अभी, हमने बताया माता अथवा पिता, ये नहीं बोलते ना, माता और पिता होता है। ठीक, अभी हमने पढ़ा रुपया अथवा पैसा, थोड़ा सही लगता बोलने में। दाल अथवा रोटी मिल जाए, दाल अथवा रोटी, तो क्या बोलोगे आप? दाल अथवा या दाल या रोटी मिल जाए? नहीं ना, उन्हें दाल रोटी दे दो, दाल रोटी दे दो, खाने भूख लगी है, ठीक ना, दाल रोटी दे दो। तो दाल रोटी दे दो तो समूह की बात करेगा ना, समाहार द्वंद्व आएगा। ये किसकी बात कर रहा है? वैकल्पिक द्वंद्व, ये अथवा की बात कर रहा है, विकल्प की बात कर रहा है। लाभ हानि, लाभ होगा अथवा हानि होगी, ठीक ना। पाप होगा अथवा पुण्य होगा, पाप अथवा पुण्य, लाभ अथवा हानि। तो यही तो इसमें का मोटा या पतला होगा, मोटा होगा या क्या होगा बच्चों? पतला होगा। तो क्या समास होगा? वैकल्पिक द्वंद्व होगा, मोटा पतला, पाप पुण्य, लाभ हानि। उतार लीजिए इसको बच्चों, लाभ हानि, ये कौन से? ये बच्चों वैकल्पिक द्वंद्व है। ठीक है बच्चों, ये वैकल्पिक द्वंद्व है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वंद्व समास आपका समाप्त हो गया। अब कौन सा समास? बहुविरही समास बच्चों, बहुविरही समास। बहुविरही समास कौन सा होता है बच्चों? ध्यान रखिएगा, बहुविरही समास किसको कहते हैं? बहु का अर्थ होता है, बहु का अर्थ क्या होता है? बहु का अर्थ वो नहीं जो आप सोच रहे हैं, ठीक ना, आप कुछ और सोच रहे होंगे। वो तब अर्थपूर्ण बनेंगे जब आप मेहनत करोगे, और मेहनत करने के बाद तब कामयाब होगे। तब आपका दिमाग ना जहां पहुंच रहा है, मुझे पता है कहां पहुंच रहा है, तो वहां तक आपका दिमाग तब पहुंचेगा, ठीक है ना, बहु तक। तो पहले मेहनत कीजिए। बहु का अर्थ अधिक होता है, और विरही का अर्थ होता है चावल, धान। वैदिक काल में चावल को विरही कहते थे बच्चों, विरही। तो ध्यान रखना, बहुविरही का मतलब हो गया जो चावलों के समान बहुत बड़ी मात्रा में बिखरा हुआ समास है, फैला हुआ है। बहुविरही समास हमेशा उस पद में मिलेगा जिस पद को, जिस शब्द समूह को पढ़ने के बाद हमारे मस्तिष्क में एक अलग छवि बनेगी, एक अलग तस्वीर बन जाएगी। महादेव और शिव, अच्छा शिव है, अच्छा ठीक है शिव है। नीलकंठ और शिव, दशानन और रावण, चतुरानन, अच्छा ब्रह्मा जी, पंचानन, अच्छा 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 हनुमान जी, इस तरह का, ठीक ना, जहां इस तरह छवि बन जाए बीच में, ठीक ना। अक्षुड़ा बोलते नहीं, चंद्रशेखर, अच्छा चंद्रशेखर तो बोलते हैं, शिव को बोलते हैं चंद्रशेखर। चूड़ामणि, नहीं जिसके चूड़े में है मणि, चूड़े में है जिसके, देखो बोलते ना चूड़ामणि,
चूड़ामणि। चूड़ा किसको बोलते हैं? चूड़ा जो यहाँ ना वो जूड़ा होता है, जूड़ा थोड़ा पीछे बनता है, जो बनता है बिल्कुल यहाँ, जो ऋषि मुनि बनाते हैं उसे चूड़ा बोलते हैं। चूड़े में है जिसके मणि, चूड़े में है जिसके मणि, कौन है वो? शिव। तो अलग छवि बन गई ना, चूड़े में जिसके मणि। वीणा पानी, वीणा पानी, तो वीणा पानी क्या होगी? यानी पानी यानी मतलब गोद, गोद में है जिसके वीणा, सरस्वती। वीणा पानी कौन? सरस्वती। तो ध्यान रखिएगा, बहुवीर्य समास, एक तो जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी उनके पर्यायवाची हैं, सब में समास कौन सा है? बहुविरही समास है। कौन सा मतलब बच्चों? बहुविरही समास होता है, ये ध्यान रखें बच्चों आप, बहुविरही समास। एक तीसरी छवि बनती है समास में, एक चित्र बनता है दिमाग में, उसे बोलते हैं बच्चों बहुविरही समास। समास सबसे आसान समास है, कुछ नहीं होता, ये आते भी कम है बहुविरही समास। ज्यादा तो मुझे लगता है कि जैसे अगर क्वेश्चन बहुत आसान बनाते हैं इन समास से, तो आसान में तो करने में दिक्कत नहीं है। दशानन, लंबोदर, गजानन, एक दंत, ऐसा ना, एक दंत है, गजानन है, लंबोदर है, लंबोदर सब किसके हैं? गणेश जी के पर्यायवाची हैं। तो गणेश जी सब ये एक दंत में दुग भी हो गया है, एक है दांत जिसके, किसके होता है एक दांत? आज तुम जी कंगारू के भी एक ही होता है, तो यहाँ कंगारू की बात नहीं हो रही है, यहाँ गणेश जी की बात हो रही है। गणेश जी के दो दांत नहीं होते हैं, गणेश जी का एक दांत टूट गया था, है ना। वो कोई कहानी है आध्यात्मिक क्षेत्र में, जानते हो, एक परसा लगा था यहाँ, किसी ने परसा फेंका था, क्योंकि हाँ उन्होंने परसा को अपने दांत से रोकने का प्रयास किया था, रुका और उनका दांत टूट गया था चक्कर में। तो एक दंत बोलते हैं, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। तो गजानन, गज के समान आनंद, है ना। तो वो गजानन कैसे करोगे विग्रह? गज के जैसा आनंद, गज के समान आनंद, यानी गज मतलब हाथी जैसा सिर, तो क्रमधारी भी हो जाता है। गज के समान आनंद, गज के समान आनंद यानी सिर, याद रहेगी बात। गजानन तो वो भी है, और जो आप सोच रहे हैं बहुवीरी वो भी है। लंबा है उदर, क्रमधारी भी है, लंबा है उदर, जो लंबा है जो उदर, बड़ा लंबा तो कोई भी सकता है, मान लिया आपका पेट निकल गया तो आप भी तो ऐसे ही हो गए। लंबा है जो उदर, तो लंबा है जो उदर क्रमधारी हो गया, और लंबा है उदर जिसका, वो बहुव्रीहि हो गया, है ना। तो इस तरीके से भी आपके समास आते हैं बच्चों। चलिए, ये तो आपके सारे आपके समास मैंने आपको करवा दिए, सारे समास आपके हो गए, ठीक है बच्चों। अब जो कल को हमारी जो 10 मिनट की क्लास होगी, उस 10 मिनट की क्लास में कुछ समास के मैं ऐसे शब्द लिखूंगा जो आपने पहली बार पढ़े होंगे। दूसरी बात, उस समास में 10 मिनट की वीडियो में अलग तत्पुरुष समास, नैया तत्पुरुष समास और लुप्त पद तत्पुरुष समास, इन तीनों के बारे में डिटेल में बता दूंगा। उसके बाद हम कल संधि स्टार्ट करते हैं बच्चों, ठीक है ना। आपको वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, मेहनत जरूर रंग लाती है, हमने मेहनत करी, आप भी मेहनत कर रहे, जरूर रंग लाएगी। तो मेहनत हमेशा रंग लाती है बच्चों, ध्यान रखिएगा। तैयारी कभी और मेहनत, लगन से की हुई मेहनत कभी खाली नहीं जाती बच्चों, कभी भी खाली नहीं जाती है। तो अगर आपने मेहनत करी है तो रंग जरूर लाएगी। इसी के साथ हमारी वीडियो को आप शेयर जरूर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, ताकि उनको भी लाभ मिल सके, उनको भी फायदा हो सके, उन तक आप लाभ पहुंचाइए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए वीडियो को, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।